नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आरबीएससी की इस क्लास में अपन राजस्थान अध्ययन वाली 8वीं कक्षा की पुस्तक को शुरू करने वाले हैं। उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। कक्षा 6 की और कक्षा 7 की पुस्तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जो पिछली 30 क्लासों में कंप्लीट हो चुकी है। शुक्र शनि रविवार को आपको शाम को 8 बजे ये क्लास दी जाती है, लेकिन कल जो है बारिश की वजह से अपन क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे। उस क्लास का मैटर भी मैंने आज की क्लास में मर्ज कर दिया है। उसी मतलब 2 दिन का आपके यहाँ पे खामियाजा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास में ये शुरू कर रहे हैं, आज 8वीं कक्षा की शुरू कर रहे हैं, और 8वीं कक्षा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है राजस्थान अध्ययन की। अपने जो भी आपके मतलब ये जिसमें भी पूछा जाता है सबके अंदर आरबीएससी का मतलब आपके टंटा खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आज पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। इस अध्याय में क्या क्या महत्वपूर्ण है वो सुनो। इसमें एक तो मराठों का प्रवेश, ठीक है। मराठों के कारण क्या क्या हुआ, मराठों के प्रवेश से उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या भूमिका रही, फिर अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां जो हुई उनमें क्या रहा, ठीक है। आप लोगों के एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि सबसे पहली सहायक संधि भरतपुर ने की, तो हम भरतपुर पढ़े या करौली, कहीं करौली पढ़ते हैं कहीं भरतपुर। ये सभी समाधान आज की क्लास में हो जाएगा, और आज की क्लास के बाद निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आपके सहायक संधि वाला भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मराठों के अंदर क्या पढ़ना है ये भी आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके ईश्वर सिंह माधो सिंह के बीच में जो आपके हमेशा कंफ्यूजन रहता है वो भी आपके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके क्लियर हो जाएगी इस क्लास के बाद। तो आज अपन जो शुरू कर रहे हैं वो ये पुस्तक है, ठीक है, राजस्थान अध्ययन की, जो आपके आरबीएससी की चलती है। बार बार सभी जने कहते हैं आपको आरबीएससी पढ़ो आरबीएससी पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ाता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एफर्ट्स लगते हैं। यदि आप स्लाइड्स में भी देखोगे तो आपको मेहनत साफ नजर आएगी, जो आप हमें कमेंट करके बताते भी हो और हमारा हौसला भी बढ़ाते हो। मैं बिल्कुल आपको श्रेय दूंगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले जो है, इससे पहले की जो 30 क्लासें है ना, वो 6ठी और 7वीं उसमें कंप्लीट हो रखी है। यदि नहीं देखी किसी ने तो प्ले लिस्ट बना रखी है अपन ने अलग से, ठीक है। उन्हें प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख ही लेना। अब चलते हैं अपन आज की इस क्लास की ओर। देखो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ताकि आप लोगों को कहीं कोई दुविधा नहीं हो, ठीक है। यदि ऑफलाइन क्लास होती तो मैं बोलकर आपको लिखवा देता, लेकिन ऑफलाइन नहीं, अपने ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन की तरह ही हो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि मराठे जो है वो महाराष्ट्र के अंदर वहां पे ये तो पूरे थे, फिर मराठे भारत में क्यों आए, भारत में क्या राजस्थान में क्यों आए। तो देखो पहले तो क्या है, मराठा और मुगल आपस में उलझे हुए थे, जिसमें औरंगजेब बहुत ज्यादा उलझ गया था। औरंगजेब ने उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में ध्यान दिया, इसीलिए दक्षिण भारत को औरंगजेब की कब्र भी कहा गया। ये सारी चीजें हैं। अब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब मराठे बढ़ते हैं कहां, राजस्थान की ओर, ठीक है। पेशवा बाजीराव आता है, वो तो अटक से कटक तक का नारा भी देता है, यानी पूरे भारत पर साम्राज्य। तो सबसे पहली चीज जो आपके अकॉर्डिंग टू आरबीएससी अपन चले और जो पढ़ने लायक है, जो आपको अनावश्यक शब्द हटा के और जो एग्जाम के अप्रोच के हिसाब से पढ़नी है, उसमें पहली लाइन आपको पढ़नी है कि मराठा शक्ति का सर्वप्रथम मतलब संगठित किसने किया। तो कौन करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी ने सबसे पहले इनको संगठित किया, बिखरे हुए थे सारे, ठीक है। तो इनको सभी को संगठित करने का काम किसने किया है, शिवाजी महाराज ने किया है। एक लाइन तो आपको ये तो याद रखनी ही है। अब देखो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्होंने उत्तर भारत में बढ़ने की नीति अपनाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज समझा चुका हूं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और ऑथेंटिक, क्योंकि 8वीं की पुस्तक में गवर्नमेंट पुस्तक के अंदर दे रखा है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। क्या कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रदेश कहां से होता है, 1711 मेवाड़। 1711 मेवाड़, बूंदी नहीं है। यदि पूछे कि राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे पहले कहां किया, वो बूंदी में है। वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पहले इसको समझो कि ये सबसे पहले आपको पूछा जाए कि मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहां से, तो मेवाड़ के अंदर 1711 के अंदर। मराठा पेशवा जिसने अटक से कटक तक का नारा दिया, वो पेशवा बाजीराव है 1720, ठीक है, 1720 में। ये चीजें क्या है, आप लोगों को मतलब किताब की इतनी सारी लैंग्वेज को समझने की या इतना समय भी नहीं होता आप लोगों के पास, दूसरी भी चीजें पढ़नी होती है, तो ये सीधी ही आप लोगों के आ गई। यहां से ये फैक्ट निकल के आते हैं जिनको मैंने आपको लिंक करके बता भी दिया क्यों पढ़ना है। अब पेशवा क्या है, और ये इतना अपन डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई शिवाजी का अष्ट प्रधान जो है प्रशासन मंडल था, और उसके वो शिवाजी का भी पढ़ेंगे, तब उनके
जो अष्टप्रधान मंडल पढ़ेंगे ना अपन, उसके अंदर कभी पढ़ लेंगे, बाकी आप लोग इतना जानते हो, अभी ये यहां से याद रखना। देखो, मराठों का कोटा बूंदी पर आक्रमण, 1726 को कोटा बूंदी पर आक्रमण करते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं 1728। ये सारी चीजें ऐसे की ऐसे दे रखी है आपके 8वीं की पुस्तक में। तो कोटा बूंदी का पूछे तो 1726, डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र पूछेंगे तो 1728 की इनकी राजनीति के अंदर, मतलब डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता, थोड़ा बहुत ये वहां पे हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन इतने इनके कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। डिसीजन जहां लिया जाता है वो है बूंदी, जो यहाँ पे आता है। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः शासक बनाया। अब पुनः शासक का मतलब क्या है, पहले बुद्ध सिंह था फिर वापस बनाया, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है। अब ये तो आपके आरबीसी में दे रखा है इतना, अब इसको समझोगे नहीं तो सिर्फ लोग कह देते हैं आपको कि आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ो। अब आरबीएससी पढ़ तो लेंगे, लेकिन ये जो लिंकिंग चीज है वो कहां से समझे, तो ये यहां से समझे। जीजीडी है तो आपको चिंता नहीं करनी। देखो, ये बुद्ध सिंह जो है ना, ये सवाई जयसिंह का संबंधी था, सवाई जयसिंह का संबंधी था, यूं कह सकते हैं बहनोई, ठीक है, बहनोई था, ठीक है ना, सवाई जयसिंह का जीजाजी कह सकते हो आप, क्योंकि सवाई जयसिंह की पत्नी जो थी, सवाई जयसिंह की बहन जो थी वो इनकी पत्नी थी, बुद्ध सिंह की। सवाई जयसिंह की जो बहन थी वो इनकी पत्नी थी, यानी कि यहाँ की कछवाई रानी हो गई, कछवा रानी, ठीक है, बुद्ध सिंह की पत्नी। पहले तो इनके अंदर मित्रता अच्छी थी सवाई जयसिंह और बुद्ध सिंह में, लेकिन फिर बाद में इनके बीच में वैमनस्य बढ़ता गया। अब वो राजनीतिक कारण है सारे के सारे, ठीक है, इसके बाद में राजनीतिक कारण है ये तो सारे। तब इनके बीच में क्या थोड़ा सा बैर भाव बढ़ा, तब इसने क्या किया, सवाई जयसिंह ने, क्योंकि ये बुद्ध सिंह जो है ना, बुद्ध सिंह ने एक बार इसको कह दिया कि इनका जो पुत्र था बुद्ध सिंह का और कछवा रानी का, कि ये मेरा पुत्र ही नहीं है, कि मैं तो इनके पास ही कभी गया ही नहीं, इस रानी के पास में, तो ये तो मेरा पुत्र है ही नहीं, अवैध है, ठीक है। तब सवाई जयसिंह को गुस्सा आया कि भाई कहीं ना कहीं ये तो क्या है, मेरी बहन पर इसने आरोप लगाया है, ठीक है। तो ये इसको वहां से फिर पदच्युत कर देता है, यानी कि इसको यहां से बुद्ध सिंह को यहां से पद से हटा के और दलेल सिंह को बिठा देता है, दलेल सिंह को राजा बना देता है, बुद्ध सिंह को हटा देता है। तब यहाँ पे ये उत्तराधिकारी, ऐसे संघर्ष चलता है यहाँ पे इनका। फिर बहुत सारे उठापटक चली है और मराठों की सहायता से बुद्ध सिंह वापस जो है यहाँ का राजा बनता है। ये पहला हस्तक्षेप, बुद्ध सिंह यहाँ पुनः शासक बनाया है। 22 अप्रैल 1734 की बात है। राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप इसे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश की आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित। भाई सीधी लाइन पढ़ लेते अपन की बुद्ध सिंह को पुनः शासक बनाया, ये दे रखा है इसमें, आरबीसी में ऐसी है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता कि भाई हटाया किसने, यदि पुनः बनाया तो, और क्यों हटाया। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हुई थी, ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो, जितना जैसा समझना चाहिए क्लास के अकॉर्डिंग उतना मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को। क्लास 8वीं की तो जितनी भी आएगी शुक्र शनि रवि आपको मिस करनी ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक है। इसके बाद में कल जो है 1857 की क्रांति वाला है वापस, और इसमें जितने भी फैक्टर दे रखे हैं आपको निश्चिंत रहना है, वो परीक्षा में आएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अच्छा, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाली तो क्या है, पीडीएफ का कोई मतलब ही नहीं रहता। सेकंड ग्रेड की जो रिवीजन की क्लासेस चल रही है उसके लिए स्क्रीनशॉट का अपन कह देते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम इसी नाम से है, ठीक है। 1,60,000 विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। वहां जीजीडी फैक्ट हर रोज मिलते हैं, जीजीडी अपडेट्स मिलती है, कोई बुक आ गई उसकी सूचना वगैरह सब कुछ, तो वो वहां पे आपको मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, ये जो नक्शा है ना, ये साथियों नक्शा 1735 का है। कब का है? 1735। मैं आप लोगों के लिए ये चीज करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए कि हाँ, कंटेंट जो होता है वो ऐसे होता है, क्लासेस जो होती है वो इस लेवल की होती है। क्यों 1735 का नक्शा है? क्योंकि अपन पढ़ने जा रहे हैं हुड्डा सम्मेलन। अब हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? 1734। सभी ने पढ़ा कि 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन हुआ। अब हुड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? हुड्डा सम्मेलन बुलाया क्यों गया? मराठों के विरुद्ध, मराठों का जो हस्तक्षेप बढ़ गया था, तो उनको रोकने के लिए सभी राजाओं ने आपसी एक बैठक मतलब करनी थी, ठीक है, कि अपन एक बैठक करें और उसके माध्यम से ये सॉल्यूशन निकाले कि मराठों को कैसे अपन रोक सकते हैं। रोकने के लिए यदि बाहरी शक्ति कोई आक्रमण करती है, रोकने के लिए सबसे पहला एक है, आप एकजुट हो जाओ। यानी जितने राजा अलग अलग रियासत लेकर बैठे हैं और मतलब बेजमारी करते थे कि मैं मारे थे, मेरे घर पंचायती मत करो, यूं मत करो, वो
तो मतलब आप सब आपसी बैर भूल जाओ और एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। इनको एकजुट करने के लिए हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया। जनवरी में लगभग रणनीति बननी शुरू होती है। संग्राम सिंह जी द्वितीय जो होते हैं मेवाड़ महाराणा, वो लगभग अध्यक्षता करने के लिए इसके हकदार होते हैं, लेकिन जब जुलाई के अंदर ये आयोजित होता है तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जगत सिंह जी द्वितीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये कारण है और इसमें पूछा गया। अब ये 1735 का नक्शा है। यदि पूछे कि हुड्डा कहां है, यदि पूछे कि हुड्डा है कहां, तो मैं आपको बताऊं यहां पे, यहां हुड्डा है। ठीक है, ये क्षेत्र जो है उस समय पूरा का पूरा किसके अंदर आता था? मेवाड़ में। मेवाड़ में अभी अपन कह सकते हैं भीलवाड़ा के अंदर आता है। और भीलवाड़ा कहे ना, ये भीलवाड़ा है, ये भीलवाड़ा। ठीक है, ये तो है भीलवाड़ा, ये यहाँ पे आया हुआ हुड्डा, और ये पूरा मेवाड़ का नक्शा है। ठीक है, ये यहाँ पे राज संबंध है, या क्या है? राज संबंध। तो ये नक्शा मैं शेयर भी करूंगा आप लोगों को, अच्छी तरीके से देख लेना। देखो आप इसकी मतलब इससे ही पता लगा सकते हो कि ये उस टाइम का नक्शा है। अब इससे ज्यादा एफर्ट क्या डाला जा सकता है, आप लोग बताना। ठीक है, चलिए ये नक्शा तो है, इसके अलावा भी और मैं बताऊंगा। सबसे पहले कि हुड्डा सम्मेलन बुलाया किसने? सवाई जय सिंह ने बुलाया। किसने बुलाया? सवाई जय सिंह। टाइम पीरियड देखो कौन सा है? 1734। 1734 वाला कौन सा टाइम पीरियड है? सवाई जय सिंह वाला टाइम पीरियड है। मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा नामक स्थान कहां है? भीलवाड़ा के अंदर, आपको बता दिया। अध्यक्षता की किसने? जगत सिंह द्वितीय। करना कौन? पहले करने के दावेदार कौन थे? कौन करते? संग्राम सिंह द्वितीय करते, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। फिर की किसने? इन्होंने की। सम्मेलन बुलाया किसने? सवाई जय सिंह ने बुलाया। ठीक है, बुलाया किसने? सवाई जय सिंह ने बुलाया। भाग लेने वाले कौन कौन थे? हर पुस्तक में ये भाग लेने वाले नहीं मिलते, और ये आरबीएससी में भी नहीं दे रखे, आपके सारे नहीं दे रखे, 2-3 दे रखे। मैंने सारे ले लिए ताकि एक ही क्लास में टंटा खत्म। तो सारे में देखें तो देखो, जोरावर सिंह जी बीकानेर से, अभय सिंह जी जोधपुर से, बकत सिंह जी नागौर से, दुर्जन साल कोटा से, दलैल सिंह बूंदी से, गोपाल दास करौली से और राज सिंह किशनगढ़ से, इन्होंने भाग लिया है हुड्डा सम्मेलन में। ये वाले प्रश्न बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ये वाले प्रश्न बहुत कम पूछे गए एग्जाम में। अब एग्जामिनर के पास बचा क्या? प्रश्न बनाने के लिए बचा क्या? ये आने वाले समय में आप किसी न किसी एग्जाम के अंदर देखोगे, निम्न में से कौन सा शासक हुड्डा सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आने वाले समय में जरूर देखोगे, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। चलिए बात करते हैं अपन, स्क्रीनशॉट फिर भी किसी को लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन कि आगे इसमें दूसरा नक्शा देखते हैं अपन, हुड्डा से संबंधित ही। ठीक है ना, हुड्डा। अब ये नक्शे आपके आरबीएससी में नहीं दे रखे भाई, सलाह देने वाले फ्री की बहुत देते हैं भाई, आरबीएससी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। पढ़ना क्या, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या तरीका है भाई? सिर्फ सलाह देने से क्या होता है? उनका साथ निभाना पड़ता है। और साथ जब तक नहीं निभाया जाए सलाह, तो हर घर में सलाहकार और हर घर में डॉक्टर है। आज की तारीख में राजस्थान, भारत पूरे देख लो, हर घर में एक डॉक्टर मिलेगा, हर घर में सलाहकार, जिसको चिकित्सा सारी पता है कि हाँ यूं कर दे, हाँ लागी ओ कर दे, ओ वाटन लगा देन, ओ कर देन, वो कर देन। सलाहकार भी हर घर में है, लेकिन प्रयास करने वाले कम मिलते हैं। देखो ये जो नक्शा है, ये आप देख पा रहे हो ना, इसमें ये है मेवाड़, ये पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हो ये है मेवाड़। और इसी मेवाड़ को अपन देखते हैं इस नक्शे पर, क्योंकि ये फिर उस काल का नक्शा है, तत्कालीन है। ठीक है, ये उस समय का अपन मान सकते हैं। ये वैसे है कब का? ये है 1934 का, क्योंकि 1734 का तो मैंने आपको पहले बता दिया। ये थोड़ा सा अपन और इसमें क्लियर इमेज है, ये है ऑथेंटिक नक्शे हैं ये सारे। ठीक है ना, जब ये ओरिजिनल रूप में दिख रहा है। ठीक, ये मेवाड़ जो देख रहे हैं आप, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यही नक्शा देखो, सेम शेप, यही नक्शा आप यहां पे देख पा रहे हो। और फिर यहां पे देख पा रहे हो तो ये है आपका हुड्डा, यहां पे हुआ था ये। और ये रहा आपका भीलवाड़ा, क्या है ये? भीलवाड़ा। अब आ जाए हुड्डा, तो कहीं आप गलत करने वाले नहीं हो। और ये नक्शा जो है संभाल के रखना, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट नक्शा है। आप बार बार पढ़ते हो, मात्रकुंडिया, रासमी, कपासन, चित्तौड़, जितनी भी चीजें पढ़ते हो आप, बैंगू, बिजोलिया, सारे इसके अंदर, सारे इस नक्शे में शामिल है। अभी स्क्रीनशॉट लोगे तो ये क्लियर नहीं दिखेगा, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आपके पास में क्लियर इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब हुड्डा सम्मेलन में क्या था उसको देखते हैं। भाई हुड्डा सम्मेलन में था क्या? हुड्डा सम्मेलन में एक समझौता पत्र था। किनका समझौता पत्र? नियम थे, शर्तें थी
किसके? जितने राजा इकट्ठे हुए उनके लिए, जिसको कहा गया अहदनामा। ठीक है, ये शब्द 8वीं की पुस्तक से ही उठाया गया। ठीक है ना, ये 8वीं की पुस्तक में दे रखा है। बाकी जैसे आप ऑनलाइन कहीं साइट पे या कहीं से भी आप देखते हो तो अहदनामा शब्द जो 8वीं की पुस्तक में हूबहू ऐसे कैसे दे रखा है। हुडा सम्मेलन में एक अहदनामा यानी कि समझौता हुआ। अहदनामे की बातें क्या थी देखो, तो इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं कि सब क्या रहेंगे, मिलकर रहेंगे। एक तो क्या है, सब आपस में मिलकर रहेंगे, तभी बाहरी शक्ति से मुकाबला किया जा सकता है। संगठन में शक्ति है, इस बात को साबित करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि एक का मित्र दूसरे का मित्र और एक का शत्रु दूसरे का शत्रु होगा। भाई मेरा दोस्त है वो आपका भी दोस्त, और आपका दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन। ये नीति होगी तभी अपन जीत पाएंगे। तीसरी कि नई योजनाएं मिलकर तय की जाएगी। कोई भी योजना बनानी है, चाहे विस्तार की जाए कैसी भी, वो सब आपस में सलाह मशविरा कर की जाएगी। फिर वर्षा ऋतु के पश्चात सभी रामपुरा नामक स्थान पर एकत्र होंगे। ये यहां पे तय किया गया, क्योंकि अब जुलाई का महीना चल रहा है, देख लो बरसात की सीजन है, कि बरसात के बाद में अपन वापस मिलेंगे रामपुरा में। ठीक है, ए बाता हुई तय। अब ए बाता तय तो होगी, पर माने कौन? देखो, 1000 मूर्खों को एक जगह बिठाकर मैनेज करना फिर भी आसान है, लेकिन 1000 विद्वानों को एक जगह बिठाकर सबको एक राय करना और उनसे बातें मनवाना बहुत मुश्किल। तो ये सब विद्वान थे, सारे राजा। अब माने कौन? सब संधि जब विलय ये अहदनामा तैयार हुआ तब तो हुंकारे भर दिए, फिर खुद के घर पे आए, खुद वापस राजा। फिर माने कौन बातें? तो ये अहदनामे की इन बातों का विशेष पालन नहीं हुआ, तभी मराठा शक्ति को और यहाँ पे बढ़ावा मिला। आई बात समझ में? पेशवा बाजीराव, ये फैक्ट बहुत अच्छा दे रखा है और ये पूछा भी जाता है। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान की स्थिति भांपने के लिए कि भैया क्या स्थिति, अपन डायरेक्ट जाए, है ना। अब बात कब की है? 1735। इससे पहले हुडा सम्मेलन हो गया कि भैया अपन डायरेक्ट जाए और कोई गड़बड़ हो जाए, सारे एकजुट हुए तब तो अपने हो जाएगी हालत खराब, बकरी डिब्बे में आ जाएगी। पहला भेजा मां ने, ठीक है, मैया आप जाइए। मां को भेजा, मां का नाम क्या था? राधाबाई। राधाबाई को तीर्थ पर भेजा, क्या तीर्थ करके आओ और वहां पे फिर स्थिति पता चल जाएगी। तो इन्होंने राजाओं ने यहाँ पे जो है सवाई जयसिंह वगैरह बहुत आओ भाव और बहुत सत्कार किया, और तो वहां पे ये चीजें इनसे क्लियर हो गई कि हाँ ये। फिर इनके बाद में कई समझौते भी हुए पेशवा से वगैरह, ये सारी चीज आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, राधाबाई को भेजा था, ठीक है ना, स्थिति जांचने के लिए 1735 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अब मराठों ने क्या किया आकर, कि मराठों ने जो किया है वो उनकी वजह से क्या, उत्तराधिकारी संघर्ष जो थे ना, वो जगह जगह उनको सहायता की उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर। अब वहां से जो है इन्होंने अपनी जड़ें जमाई। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपन पढ़ते हैं वो उत्तराधिकारी संघर्ष जयपुर वाला, ठीक है ना। और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन विद्यार्थियों का हमेशा से रहा है ईश्वर सिंह माधो सिंह वाले में। ये इमेज और ये डायग्राम मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही तैयार किया है ताकि हमेशा का टंटा खत्म। अब देखो क्या है उत्तराधिकारी संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। ये जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष है, इसके बीज बोए गए कब? देवारी समझौता 1708। उस समय बहादुर शाह था मुगल शासक, उनसे जो है मेवाड़ महाराणा की वैसी नहीं बनती थी। और फिर जयपुर और जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के तो थे अजीत सिंह और अपने जयपुर के थे सवाई जय सिंह। ये दोनों मेवाड़ के शासक से मिलते हैं जाकर, फिर जो है बहादुर शाह गुस्सा हो जाता है वगैरह, तो इनके क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है जोधपुर और जयपुर में। मेवाड़ महाराणा की सहायता से इन्होंने अपने अधिक क्षेत्र तो वापस हासिल कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक मतलब समझौते के तहत, एक शर्त के तहत वापस किए थे। जिस समझौते में क्या था कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जो थे उनकी पुत्री चंद्रकुवरी, इनका विवाह किया गया किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ। विवाह इनसे होंगे, ठीक है, सवाई जयसिंह के साथ। चंद्रकुवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ। मेवाड़ के अजीत सिंह सूरज कुवरी का विवाह भी सवाई जयसिंह के साथ। चांद और सूरज दोनों ही ले गए सवाई सिंह जी, तो है नाम भी सवाई है ना। चांद भी ले गए और सूरज भी ले गए। सूरज ले गए कहां से? सूर्य नगरी से। सूरज कहां से ले गए? सूर्य नगरी। मारवाड़ सूरज और मेवाड़ चंद्र नगरी, ठीक है। मेवाड़ जो है चंद्रकुवरी, चांद यहां से ले गए, सूरज वहां से ले गए। शर्त यह थी कि चंद्रकुवरी से उत्पन्न पुत्र ही आगे उत्तराधिकारी बनेगा। कहां का? आमेर का।
चंद्रकुवरी से उत्पन्न कौन हुआ? माधो सिंह। सूरजकुवरी से उत्पन्न कौन हुआ? ईश्वरी सिंह। अब ये सूरजकुवरी की संतान है, ये दे रखा है आपके गोपीनाथ शर्मा की किताब के अंदर, ठीक है, उसमें ऑथेंटिक रूप से दे रखा है। वही कई जगह इसको स्पष्ट नहीं दे रखा, मैंने जो है हाथों हाथ, मैं जो है गोपीनाथ शर्मा की किताब को बहुत फॉलो करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मुझे इन राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत अच्छी किताब लगती है, ऑथेंटिक भी है। तो गोपीनाथ शर्मा की किताब में दे रखा है सूरजकुवरी का पुत्र कौन था, ठीक है ना, ईश्वरी सिंह। अब क्या शर्त तो ये हो गई, लेकिन ज्येष्ठ हो गया ईश्वरी सिंह, पैदा ये हो गया, तो फिर हिसाब से कायदे से तो कौन बनेगा? ईश्वरी सिंह बनेगा। लेकिन शर्त क्या थी? माधो सिंह बनना चाहिए। यही उत्तराधिकारी संघर्ष की बीज डल गए। तो ये देवारी समझौता है ना, ये इस तरीके से ही आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। फिर ये उत्तराधिकारी युद्ध किन किन के मध्य होगा? माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य। जो राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध, ये दो युद्ध होते हैं बहुत खतरनाक, ठीक है ना, ये इन दोनों के मध्य हुए। तो ये देखो राजमहल का युद्ध हुआ 1747, जिसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुआ, जिसमें मल्हार राव होलकर ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया। मल्हार राव होलकर मराठा ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया। अगले युद्ध में मल्हार राव होलकर और वो देते हैं माधो सिंह का साथ। और फिर पहले में तो ईश्वरी सिंह जीत गया, ठीक है, दूसरे में माधो सिंह जीतता है। तो ईश्वरी सिंह पे युद्ध का हर्जाना, 5 तो परगने देने पड़े, और युद्ध का हर्जाना और ठोक दिया मराठों ने कि युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा। वो हर्जाना नहीं देने के कारण और इनका ये जो है हरगोविंद नाटानी, इसकी कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को करनी पड़ी आत्महत्या 1750 के अंदर। कहते हैं कि पारा खाकर ईश्वर लाट से कूद गया था, ठीक है ना, पारा खा लिया था और ईश्वर लाट से कूद गया था ईश्वरी सिंह, क्योंकि ये नहीं दे पा रहा था इनको पैसे मराठों को। और पहला शासक था जिसने मराठों के दबाव में आकर आत्महत्या की, ईश्वरी सिंह, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम याद रखना, क्योंकि ये आपके स्पेशली दे रखा है 8वीं की किताब में। और मल्हार राव होलकर जो है, इसने पहले साथ दिया ईश्वरी सिंह का, बाद में साथ दिया माधो सिंह का। और ये डायग्राम इसको संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीजें क्लियर की गई है। और इस तरीके से देवारी समझौता न तो किसी पुस्तक में दे रखा और न किसी क्लास में कोई बताता है कि इस तरीके से भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक आपकी स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब क्या है, अब जो जयपुर का तो उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ लिया अपन ने, अब आते हैं अपन जोधपुर। अब जोधपुर में है ना, शासक था अभय सिंह। शासक कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह का भाई था बखत सिंह। अभय सिंह का भाई था बखत सिंह, ठीक है। और अभय सिंह का पुत्र था राम सिंह, पुत्र राम सिंह। इतनी डिटेल आपके आरबीसी में नहीं दे रखी, इतनी क्यों देंगे? वो 8वीं वालों के बच्चों के हिसाब से देंगे, अपन को कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज है। अब इनके मध्य संघर्ष होता है, राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। अभय सिंह को जो है ये हटाकर भगत सिंह शासक बन जाता है, ठीक है। फिर बाद में राम सिंह जो होता है इसका पुत्र, वो मराठों से सहायता लेता है। तो यहाँ पे पेशवा सिंधिया और होलकर को बढ़ावा मिल गया और राम सिंह को बाद में आधा राज्य मिल जाता है। ये आप शॉर्ट में समझ गए, स्थिति ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी उत्तराधिकारी संघर्ष था और यहाँ पे भी मराठों का आगमन हो गया। चलते हैं अपन मेवाड़। अब मेवाड़ में क्या किस्सा था? मेवाड़ में सीन ये था कि यहाँ पे महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी निसंतान, लेकिन राज सिंह जी के मृत्यु के बाद इनका पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था रतन सिंह। शासक कौन थे? राज सिंह। पुत्र कौन? रतन सिंह। पुत्र कौन? रतन सिंह। इनका चाचा था हरि सिंह। चाचा था हरि सिंह। देखो भाई चाचा वगैरह अण सब लफड़ा मतलब इतिहास में चाल है, क्यों? परिवार के लोग ही तो गद्दी चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे लफड़ा ये यहां से शुरू हुआ। अब राज सिंह जी की मृत्यु के बाद हरि सिंह और रतन सिंह दोनों गद्दी की दावेदारी करने लगे। ये तो चाचा थे, ये पुत्र। फिर मराठों को यहाँ पे एंट्री दी गई, तो यहाँ पे भी मराठों का प्रवेश हो गया हर जगह। तो मराठों के प्रवेश मतलब उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण मराठों को प्रवेश को और मराठों के हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला है। यहाँ की स्थिति ये, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन कहा आगे, अंग्रेजों से सहायक संधि की ओर। अब मराठों से राजस्थान के शासक इतने ज्यादा परेशान हो गए, इतने ज्यादा परेशान, मराठों से परेशान हुए, पिंडारियों के आक्रमण हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों से परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए, देखो जब कोई बहुत ज्यादा दुखी हो और उसे फिर
बहुत ज्यादा अंदर से भरा हुआ है और उसे कोई रोने के लिए कंधा मिल जाए तो वो तुरंत ही उसका हितैषी हो जाता है। सही बात नहीं है? तो यहां पे यही हुआ। फिर अंग्रेजों की एंट्री होती है और भाई राजस्थान के शासकों को लगता है कि हमको जो तार सकते हैं, मराठों से जो बचा सकते हैं इतने हस्तक्षेप से, वो अंग्रेजी बचा सकते हैं। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया और सहायक संधि यहाँ पूरे भारत में चल रही थी, यहाँ पे भी काम कर गई। अब सहायक संधि से संबंधित डाउट क्लियर करूंगा मैं आपके। देखो, अंग्रेजों से सहायक संधि, मराठों से परेशान राजस्थान के शासकों ने सहायक संधि की तरफ रुख किया। 1818 पहले ले लेना, 17 बाद में ले लेना, ठीक है। 1817-18 में अंग्रेजों से संधि करनी शुरू की। सर्वप्रथम सहायक संधि, देखो इसमें क्या चीज समझनी है आपको, इसमें एक तो समझनी है सहायक संधि, एक तो शब्द आता है सहायक संधि, एक आता है पार्थक्य। क्या शब्द आता है? पार्थक्य। सहायक संधियां जो की है वो वेलेजली ने की है। राजस्थान के साथ में सहायक संधियां जो की है वो वेलेजली ने की है। वेलेजली के बाद में वायसराय बनता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन बनता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये सहायक संधियां करने वाला कौन था? वेलेजली था, ठीक है। फिर इसके बाद में बनता है हेस्टिंग्स। वेलेजली के समय जो अंग्रेजों की नीति थी भारत के राज्यों के प्रति, वो थी रिंग फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति। क्या कहलाती? पहले बफर स्टेट की नीति थी, फिर रिंग फेंस पॉलिसी आई, फिर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति आई। तो रिंग फेंस पॉलिसी के तहत की गई थी सहायक संधियां, जो वेलेजली के समय हुई थी। इसके बाद में आई अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य के तहत की गई संधियां जो थी वो अपन यहां राजस्थान के शासकों से की थी मेटकॉफ ने। किसने की थी? मेटकॉफ ने। मेटकॉफ ने की थी। तो देखो यहां पे यही चीज समझनी है कि सर्वप्रथम सहायक संधि, यहां पे मैंने इसीलिए वेलेजली कोष्टक में लिख दिया है, वो की किसने? भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि की, ठीक है। यहां पे इसी चीज को, ये नहीं दे रखा आपके, इतना क्लियर नहीं दे रखा आरबीएससी में, लेकिन यहां पे मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी था क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहां पे सर्वप्रथम अधीनस्थ पार्थक्य, ये देखो ये शब्द आया है, यानी अधीनस्थ संधि आ जाए या अधीनस्थ पार्थक्य संधि आ जाए, इस तरीके से आता है, तब आपके क्या होता है? करौली हरबख्शपाल सिंह ने सबसे पहले की 1817 में। अधीनस्थ पार्थक्य के तहत अंतिम संधि जो की थी वो सिरोही ने की थी, शिव सिंह जी, ठीक है, 1823 के अंदर। तो ये फैक्ट जो है करौली पूछते हैं तब यहां से आता है। मेटकॉफ ने जो संधियां की है उनके तहत आता है। वेलेजली ने जो संधियां की है वो आती है आपके घेरे की नीति के तहत, जिसे रिंग फेंस पॉलिसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंग फेंस पॉलिसी। भले सर्च करके देख लेना आप, घेरे की नीति के तहत, ठीक है। तो घेरे की नीति के तहत फिर ये थी। तब आती है कौन सी? भरतपुर। भरतपुर के बाद में की थी अलवर। अलवर ने भी 1803 में ही की थी। वो व्यवस्थित और आक्रामक रूप से की गई संधि कहते हैं उसको। ये यहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तब जाकर ये चीजें क्लियर होगी। अब क्योंकि सहायक संधियों की बात हुई है और बात हो रही है, तो चूंकि ये तो नहीं दे रखा आपके आरबीसी में, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लास के अंदर पूर्णता होनी चाहिए, तो ये चीज जो है मैंने शामिल की है, ये आप लोग देख लेना। इसमें क्या है कि करौली सबसे पहले देखो 1817 में हरबख्शपाल सिंह, और अंतिम जो करता है ना वो ये होता है सिरोही 1823 के अंदर शिव सिंह। बाकी की सारी देख लेना। इसमें ये वाली जो भरतपुर वाली जो आपके 1803 दे रखी है, 1803 वाली जो संधि है वो आपकी कौन सी है? सहायक संधि। कौन सी है? सहायक। बाकी सारी अधीनस्थ पार्थक्य के तहत की गई संधियां हैं, ठीक है। ये चीज अधीनस्थ पार्थक्य वाली 1817-18 से शुरू हुई, ये हुई 1803, ठीक। समझ गई बात? मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। वापस से बता दूं एक बार, पहले थी घेरे की नीति, घेरे की नीति। इस समय कौन था संधि करने वाला? वेलेजली, ठीक है। यहां पे जो संधि होती है वो 1803 के समय होती है। इनको कहा जाता है सहायक संधि, सहायक संधि, ठीक है। फिर नीति चेंज हो जाती है, कौन आता है? हेस्टिंग्स आता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स वायसराय। इसके समय जो नीति आती है उसको कहते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। इसके तहत जो संधियां होती है उनमें सबसे पहले करौली ने संधि की है और अंतिम की है सिरोही ने। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, जितनी इस तरीके से क्लियरली मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में होता नहीं है। तो ये चीजें इसको देख लेना, ठीक है। बाकी के शासक आप पढ़ सकते हो, इसमें बताने लायक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट
अब देखो इन संधियों के परिणाम क्या हुए। भाई ये संधियां कर तो ली, सहायक संधियां वगैरह, अब इनके परिणाम क्या थे कि खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। खिराज एक कर लिया जाता था, यहां से वसूली की जाती थी, उनसे देशी राज्यों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही हो गई खराब। अंग्रेजों द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ गए। भाई अंग्रेज पंचायतीकरण डुग्गा सारी सीधी बात है, ठीक है। दूजे थे अधिकार दे दिया, अपना हाथ का आर्डर दे दिया, तो अंग्रेज तो पंचायती कर ही, आप लोग उनपे आश्रित हो गए, आपकी सेना आपके कहने में नहीं रही, तो फिर पंचायती कौन करेगा, दूसरे ही करेंगे। सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची, क्यों पहुंची, क्योंकि पहले जो है अपनी सुरक्षा, अपनी सेना, इनके लिए शासक सामंतों पर निर्भर रहते थे, अब अंग्रेजों के ऊपर निर्भर रहने लगे, सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची, सामंतों की गरज ही नहीं रही, है ना। तो अब इनकी हालत खराब। स्वदेशी व्यापार, उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट हो गए। भाई अंग्रेज क्यों चाहेंगे कि अपना स्वदेशी व्यापार बढ़े, अपने उद्योग धंधे बढ़े, अपने हस्तशिल्प बढ़े, हैंडीक्राफ्ट अपना बढ़े, नहीं चाहेंगे। अंग्रेज तो वहां का खुद का चाहेंगे, यही तो उनका तो यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी, व्यापार के लिए। ईसाई मिशनरी, भाई फिर इन्होंने शिक्षा के माध्यम से शुरू किया, ईसाई मिशनरियों का प्रसार बढ़ गया, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रवेश होने लग गया। दूरगामी परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति देखने को मिली। इन्हीं परिणाम स्वरूप जो 1857 की क्रांति भी देखने को मिलती है, ये अगले पार्ट में अपन, वैसे भी 1857 की क्रांति आपके आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट पूरी पूर्णता के साथ में पूरा हुआ, और इसके पीछे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं साथ साथ। मजा आयो कि नहीं आयो क्लास में, मतलब इसी चीज को आप आरबीएससी की पुस्तक से पढ़कर देख लेना, फिर वापस इस क्लास को देखना। न तो एक फैक्ट छूटेगा उसमें से, दावे के साथ कह सकता हूं एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा, बल्कि आपको पूर्णता के साथ इस क्लास में मिलेगा ही मिलेगा। और इस तरीके से, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस तरीके से इतनी पूर्णता के साथ में आरबीएससी की क्लास किसी ने नहीं दी है यूट्यूब पर, वन एंड ओनली जीजीडी। चलिए, निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। अब देखो करना तो चाहते कौन थे, संग्राम सिंह जी की, किसने, जगत सिंह जी ने की है। बुलाया किसने था, सवाई जय सिंह जी ने बुलाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया किसने किया, शिवाजी। अब किसी को लगे ना कि ये प्रश्न नहीं आ सकता, तो देखो यहाँ प्रश्न बना रखा है। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को संधि किसने की, अंग्रेजों की संधि स्वीकार कर ली, किसने की, भरतपुर ने की, भरतपुर ने की। लेकिन इतनी ये वजूद में नहीं आई थी, और 1805 में तो लेक ने बहुत सारे आक्रमण किए थे, 5 बार आक्रमण भी किए थे, बहुत सारी चीजें उठापटक चलती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, ये तो क्या है, आप लोगों को सूचना दी जाती है, आप लोगों को पता ही है, देख लेना इसमें से जो भी आप लोगों के अभ्यास करने चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई नहीं। तो आज की क्लास को साथियों यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, आरबीएससी की भी अभ्यास सीरीज इसके अंदर दे रखी है, ठीक है ना, टॉपिक वाइज व्याख्यात्मक है। तो ये क्लास यहीं पे पूरी हुई, कैसी रही कैसी नहीं वो कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब की टेंशन नहीं करनी, वो होते रहेंगे, लेकिन कमेंट कर दिया करो कि उससे क्या है, अपना जुड़ाव बढ़ता है, अपना लगाव बढ़ता है, हमें कार्य करने की प्रेरणा और मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है, और आप लोगों को भी लगता है कि एक अटैचमेंट है, कि एक परिवार के तहत जो है हम जुड़े हुए हैं। बस यही है, यही तो शक्ति है, यही तो प्रेरणा है, यही तो ऊर्जा है जो क्लासें नियमित और इस तरीके से आ पाती है। बस कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।